नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षान एकेडमी पे। दोस्तों, आपकी सीटेट की श्रृंखला चल रही है। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ कराए जा रहे हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ हिंदी पेडागोजी के आपको कराए जा रहे हैं। जितने भी सीटेट की प्रीवियस यानी पिछले वर्ष जितने भी पेपर कराए गए हैं, ऑनलाइन जो पेपर्स हुए थे उनको कराया जा रहा है। इस बार तो आपका ऑफलाइन पेपर है, लेकिन ऑनलाइन को देखते जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो क्या थे रिपीटेड थे, और क्वेश्चन क्या थे उनका एक पैटर्न था कि क्वेश्चन बन रहे थे तो वैसे ही बन रहे थे। तो इस बार ऑफलाइन में भी वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इनको क्या करिएगा, ज्यादा से ज्यादा, तो बहुत कम टाइम बचा है, तो आप क्या करना है, आपको जितने प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनको अच्छे से देख के जाइएगा कि पैटर्न कैसा था, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, उनके आंसर क्या बन रहे हैं, ये सब आप ध्यान से देख के जाइएगा। चलिए आज शुरुआत करते हैं। हमारे अपना पहले क्वेश्चन लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। पूछ रहा है भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है, सही पूछा है दोस्तों। ऑफलाइन रहेगा तो आपको देखिए पेन कॉपी मिलेगी, तो जहां भी सही है नहीं है वहां पे क्या करिएगा, गोला बना लीजिएगा, ताकि गलती से भी आपकी गलती ना हो, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत मायने रखता है दोस्तों, तो हर चीज ध्यान देके चलिएगा। देखिए क्या कह रहा है, किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं। बोली और भाषा एक ही है, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। अब देखिए, किसी बोली की कई भाषा हो सकती है, नहीं, ये तो एकदम गलत है, क्योंकि बोलियां कई हो सकती है, लेकिन भाषा, किसी बोली की कई भाषा नहीं हो सकती। बोली और भाषा एक ही है, ये भी आपका गलत है। ये देखिए क्या कह रहा है, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है, सही बात है। हिंदी देखिए हम लोग बोलते हैं, तो लेकिन क्या होता है, जगह जगह जाने पे उसकी बोलियां क्या होती है, परिवर्तित होती जाती है, ठीक है। तो बोलियां, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, ठीक है, बोलियां, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। बाकी बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या सही है, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्या कह रहा है, निपुण क्या है, ठीक है, निपुण क्या है पूछ रहा है। यह विद्यालयी बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है। अच्छा, यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है। यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणित कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है। यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम है। देखिए दोस्तों, सीटेट का क्या रहता है, सब जो ऑप्शन दिए रहते हैं एक जैसे लगते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा सही है। लेकिन देखिए अब इसमें देखिए एक जैसे लग रहे हैं, विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षक कार्यक्रम है, शिक्षक कार्यक्रम है, लेकिन कैसा कार्यक्रम है, यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या का ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है। यानी निपुण भारत के तहत सरकार का ये उद्देश्य है कि वो कम से कम छोटे बच्चों में क्या कर से, थोड़ा सा साक्षरता आ जाए, पठन आ जाए, बुनियादी कौशल जो कहते हैं, थोड़ा संख्यात्मक ज्ञान हो जाए, ताकि वो अपने लेवल तक बुनियादी शिक्षा ग्रहण कर सके, ठीक है। तो निपुण भारत का यही है। और आपको पता है ये एनईपी 2020 के तहत लाया गया था, और कब लिया गया था, 2020 के तहत लिया था 5 जुलाई 2021 में, ठीक है, याद रखिएगा, इसको ले आया गया था निपुण भारत मिशन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्राह्य कौशल कहेंगे, ठीक है, किसे ग्राह्य कौशल कहेंगे। ग्राह्य कौशल पूछ रहा है कौन सा होगा, तो पठन और श्रवण है, फिर पठन और वाचन, लेखन और श्रवण, लेखन और वाचन। तो दोस्तों ग्राह्य कौशल क्या होते हैं आपके, पठन और श्रवण। पठन और श्रवण क्या होते हैं आपके, ग्राह्य कौशल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पठन और श्रवण आपके ग्राह्य कौशल होते हैं। लेकिन अगर पूछे उत्पादक कौशल या अभिव्यक्तात्मक कौशल, तो लेखन और वाचन, लेखन और वाचन, लेखन वाचन दिया, ये क्या हो जाएंगे आपके अभिव्यक्तात्मक। या इसी को हम उत्पादक कौशल भी कहते हैं, कौशल क्या हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन दे सकता है। ग्राह्य कौशल पूछा है तो ग्राह्य आपके पठन और श्रवण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुभाषावाद क्या है। बहुभाषावाद क्या है, विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, नहीं, ये तो नहीं होता बहुभाषावाद। कार्यालयी भाषा, सहकार्यालयी भाषा और अंग्रेजी भाषा का अध्यापन, ये भी नहीं है। विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषा का शिक्षण एकदम, अच्छा ये ठीक है, लेकिन नीचे भी पढ़ लेते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं, विद्यालय के रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण, ये भी आपका नहीं है। बहुभाषावाद क्या होता है, विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषा का शिक्षण अध्ययन। आपको पता है ना दोस्तों कि
बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग परिवेश से आते हैं, अपना क्या होती है भाषा लेकर आते हैं स्कूल में, ठीक है, तो हम उन्हीं की भाषा में शिक्षा एकदम कराएंगे, यही होता है बहुभाषावाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आए। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से खिलौने क्या है, ठीक है, बच्चे क्या टीचर क्या चाह रहा है, बच्चों को शब्द संपदा सिखाना चाह रहा है, शब्द सिखाना चाह रहा है, उसके लिए कह रहा है कि अपने घर से वाहन वाले जितने भी यहाँ जैसे कार वगैरह बाइक वगैरह बच्चों के पास खिलौने होते हैं छोटे छोटे टॉयज, उनको लेकर आए। तो ये बताइए भाषा शिक्षण शास्त्र के से खिलौने क्या होंगे, ठीक है, शिक्षण सामग्री, वास्तविक सामग्री, या रियलिया बोलते हैं इसी को, वास्तविक वस्तुएं या फिर प्रदत्त कार्य। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, शिक्षक जो है बच्चों को वास्तविक चीजों का ज्ञान देकर उन्हें संबंध कराकर उनको सिखाना चाह रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, वास्तविक सामग्री से उनको शब्द संपदा सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है या पढ़ लेती है, ठीक है, शब्दों की प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है या पढ़ लेती है, वह क्या करने की प्रयास कर रही है, ठीक है, यानी वो उसकी ध्वनि समझ लेती है और उसको पढ़ भी लेती है। तो वो क्या करने का प्रयास कर रही है, संकेत बना रही है, संकेत खोल रही है, अर्थ निर्माण कर रही है, अर्थ के लिए पठन। दोस्तों अभी वो अर्थ निर्माण अर्थ पठन तो कर नहीं रही, अभी वो क्या सीख गई है, शब्दों की ध्वनि करना सीख गई है, समझना सीख गई है, तो यानी वो संकेत खोल रही है, डिकोडिंग करना सीख गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। वो क्या कर रही है, संकेत खोलने का प्रयास कर रही है, यानी डिकोडिंग करना सीख रही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कीरम काटे, यानी स्क्रिबलिंग बना सके, चित्रकारी कर सके। बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे, ठीक है, दीवार पे थोड़ी जगह छोड़ी गई जहां बच्चे स्क्रिबलिंग यानी कीरम काटे, कोई भी आड़ी तिरछी लाइन ये सब खींच सके बच्चे, तो इसको क्या कहेंगे, आरंभिक साक्षरता, हाथ आंख समन्वय, लेखन की विकास, या फिर चित्रकारी सीखना। दोस्तों अभी वो बच्चों को क्या करे, छूट दे रही कि वो अपने पहले हाथ को सुदृढ़ करे, वहां लिख सके, कीरम काटे, कुछ भी आड़ी तिरछी लाइन खींच सके, तो वो आरंभिक साक्षरता करवा रही है, ठीक है, उनको आरंभिक साक्षरता का ज्ञान करवा रही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है, नहीं पूछा है दोस्तों, तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है। ऑप्शन ए भाषा विकास, बी मूल्य विकास, सी कह रहा है कल्पनाशीलता एवं अनुमान, और डी कह रहा है व्याकरणिक क्षमता का विकास। तो दोस्तों शुरुआत में जब बच्चे जाते हैं, पोएम गाते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, उनमें देखिए एक लयबद्धता होती है, ठीक है, तो उससे भाषा विकास तो बच्चों का होता ही है, मूल्य विकास भी होता है, साथ ही साथ कल्पनाशीलता का विकास होता है, ठीक है, बच्चे भी जैसे जैसे कविता में दिया रहता है उस हिसाब से सोचते हैं, लेकिन व्याकरणिक क्षमता का विकास नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे व्याकरणिक क्षमता का विकास करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डिसलेक्सिया से क्या आशा है, ठीक है, डिसलेक्सिया जिसे पठन वैफल्य भी बोलते हैं, इससे क्या आशा है, बच्चों में पठन विकार, संख्याएं कैसे लिखी जाती है समझने में समस्या का सामना करना, यानी ये तो डिस्कैलकुलिया हो गया, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के संचालन में समस्या, शिक्षार्थियों में एक समझ विकार। तो दोस्तों डिसलेक्सिया बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का, हमेशा पूछता रहता है डिसलेक्सिया, पठन विकार, पठन वैफल्य, ठीक है, पूछता रहता है। तो ये क्या होता है, पठन में विकार होता है, ठीक है, बच्चों में पठन विकार को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है, कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका था, अब वह अंग्रेजी की अच्छी तरह से पढ़ने लगा, यानी अंग्रेजी को अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है, ठीक है, यानी कक्षा 3 तक वो मातृभाषा अच्छे से पढ़ चुका था, फिर कक्षा 5 तक आते आते अब वो अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। तो बताइए ये क्या प्रतिबिंब कर रहा है, पठन निपुणता का विकास, दक्षता संवर्धन, पठन का कौशल, या कौशल अंतरण। दोस्तों देखिए यहाँ एक लाइन कही गई है कि वो क्या कक्षा 3 में मातृभाषा के पठन कौशलों का विकास हो चुका है, यानी
इसे क्या कहते हैं, एक कौशल पहले सीख लेना, फिर बाद में दूसरे कौशल सीखने में उस कौशल की सहायता लेना, ठीक है। तो यही कहलाता है आपका कौशल अंतरण, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या प्रतिबिंब हो रहा है, कौशल अंतरण, यानी मातृभाषा के द्वारा ही वो अंग्रेजी अब पढ़ना भी सीख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका कौशल अंतरण सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक अध्यापक विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द, शब्द समूहों, शिशु गीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहा है? ऑप्शन देखिए क्या दिया है, समग्र भाषा उपागम, स्वनिम उपागम, शब्द विधि, समग्र वाक्य उपागम। देखिए वो क्या कह रहा है, बुनियादी वर्षों में पहले तो शब्द, फिर शब्द समूहों, शिशु गीत, तुकबंदी और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाया। तो क्या कह रहा है, भाषा को समग्र रूप में पढ़ा रहा है, ठीक है। तो जब वो समग्र में पढ़ाएगा तो वो क्या होगा, समग्र भाषा उपागम होगा, सब चीज जोड़ते हुए पढ़ा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, समग्र भाषा उपागम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया है, ठीक है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को एक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, कोई भी परीक्षा है, उसमें एक प्रश्न दिया गया, क्या है, आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हो, उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। क्या पसंद करते हो, क्या नहीं पसंद करते हो, उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न किस प्रकार, किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा, ठीक है। प्रश्न का प्रारूप पूछ रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, पाठ से बाहर के प्रश्न, ठीक है, या खुले अंत वाले प्रश्न। दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं, ये जब बच्चा से उसकी पसंद, जिसका जवाब हम लोग हाँ या ना में ना दे पाए, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे के विचार को विकसित करने की कोशिश की जा रही है। तो आपके क्या कहलाते हैं, खुले अंत वाले प्रश्न या मुक्त अंत वाले प्रश्न, इन्हीं को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्या होगा, खुले अंत वाले प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है, ठीक है। यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी, ठीक है। एक अनुच्छेद, एक पाठ्य सामग्री दे रही है और प्रकृति पे अनुच्छेद लिखती है, तो किसके अंतर्गत आएगी, प्रामाणिक सामग्री, प्राकृतिक सामग्री, सृजित की गई सामग्री या पर्यावरणीय सामग्री। तो दोस्तों यहाँ बच्चे को स्वयं से करने की शिक्षा दी जा रही है, ठीक है, एक अनुच्छेद लिखने की शिक्षा दी जा रही है स्वयं से। तो क्या होगा, सृजित की गई सामग्री के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सृजित की गई सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटा गया और अपनी रुचित का विषय चुनने के लिए कहा गया। बच्चे ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रह किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को क्या कहेंगे, ठीक है। उनको समूह में बांटा गया, फिर बच्चे आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उस पर रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, प्रदत्त कार्य, परियोजना कार्य, समूह कार्य, सहपाठी कार्य। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ समूह कार्य नहीं हो रहा है, समूह कार्य कर रहे हैं, आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उस पर एक लिख रहे हैं, उस पर एक समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रह कर फिर रिपोर्ट भी लिख रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये परियोजना कार्य के अंतर्गत आएगा। क्या होगा, रिपोर्ट कार्य यानी परियोजना कार्य के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, परियोजना कार्य। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम बताइए, ठीक है। भारतीय भाषाओं को समुन्नत यानी भारतीय भाषा को जो आगे बढ़ावा देता है, उस कार्यक्रम, कौन सी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, भाषा सम्मेलन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आजादी का अमृत महोत्सव या भाषा संगम। तो भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने के लिए दोस्तों ये भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा भाषा संगम एक कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत बच्चों को भारतीय भाषाओं के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी शिक्षा दी जा रही है, ताकि वो क्या करे, बातचीत, जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है वो साधारण बातचीत करना सीख जाए। तो कौन सी चलाया जा रहा है कार्यक्रम, भाषा संगम चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है, यह किसने कहा है, ठीक है। बात किसकी की जा रही, मस्तिष्क में विशेष भाग में अधिगम यंत्र, ठीक है। तो आपको पता है अधिगम यंत्र या भाषा उपकरण अर्जन यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसे हम लैड कहते हैं, तो वो सब किसका है, कौन दिया है, तो आप जानते हैं चॉम्स्की, पहला ही दिया, ऑप्शन नंबर ए चॉम्स्की सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों आपके गलत होंगे, ठीक है। यह कथन किसका है, चॉम्स्की का है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कक्षा में वाक ध्वनियों की संरचना
और क्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों की बात की जा रही है। ठीक है, अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है, किसको नियंत्रित करने की बात की जा रही है, वाक् ध्वनियों की संरचना और क्रम को नियंत्रित करने की बात की जा रही है। तो कक्षा अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है, स्वर विज्ञान, वाक्य विन्यास, अर्थग्राम, आकृति विज्ञान। तो दोस्तों सीधे सीधे जहां ध्वनियों की संरचना और क्रम पर बात की जाएगी तो किसके अंतर्गत आता है, स्वर विज्ञान। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वर विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भाषा बच्चे की समग्र बौद्धिक विकास का सिर्फ एक पहलू है, सिर्फ एक पहलू है, या कथन किससे सीधे सीधे संबंधित है, पूछ रहा है। चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोस्की। तो दोस्तों ये कथन आपके पियाजे जी का है। ठीक है, याद रखिएगा पियाजे का है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। भाषा बच्चे की समग्र बौद्धिक विकास से सीधे सीधे विकास का सिर्फ एक पहलू है, ये किसका है, पियाजे का है। वाचन, वाचन किसका प्रकार है, पूछ रहा है वाचन किसका प्रकार है। ठीक है, वाचन यानी बोलना। दृश्य इंद्री का है, श्रवण इंद्री का है, भाषिक इंद्री का है या स्पर्श इंद्री का है। तो वाचन क्या, भाषा से संबंधित है, तो ये किसका प्रकार है, भाषिक इंद्री का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे संबंधित है। ठीक है, सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा पूछ रहा है किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है स्किनर, चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोस्की। तो दोस्तों सार्वभौमिक व्याकरण ये आपके यूनिवर्सल ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो चॉम्स्की ही दिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ चॉम्स्की सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अध्यापक कक्षा में इस बात पर ध्यान दे रही है कि शिक्षार्थी ध्वनिग्राम और विभिन्न संरचनाओं की समझ अच्छी तरह से बना ले। ठीक है, किसकी, शिक्षार्थी ध्वनिग्राम और विभिन्न संरचनाओं का समझ अच्छी तरह से बना ले। अध्यापक किससे प्रभावित है, कार्यात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम, संज्ञानात्मक उपागम, कोश विषयक उपागम। ठीक है, ध्वनिग्राम और संरचनाओं की समझ। ठीक है, तो यहाँ ध्वनिग्राम और संरचनाओं की समझ बना ले, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, संरचनात्मक उपागम। ठीक है, यहाँ पे अध्यापक किससे प्रभावित है, संरचनात्मक उपागम से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जब बच्चे शब्द हाव भाव के संयोजन के बाद दो शब्दी वाक्यों जैसे माँ, क्या बोलते हैं, जैसे दो शब्दी वाक्य बोलते हैं। देखिए जैसे क्या बोल रहे हैं, माँ जूता, दादी साथ, नहीं बोलते दादी साथ, मैं भी, ऐसे दो दो शब्द करके नहीं बोलते, मैं भी, माँ पानी, मम, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो ये किसमें है, आदि वाक्य अभिव्यक्त करते हैं। तो यह किसका उदाहरण है, पूछ रहे हैं किसका उदाहरण है, दो शब्दी संक्षिप्त, बबलाना, कूजन, रोना। देखिए दोस्तों दो शब्द मिल रहे हैं तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, दो शब्दी संक्षिप्त में आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, दो शब्दी संक्षिप्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी। ठीक है, ये भी फिर सरकार की एक कार्यक्रम के बारे में पूछ रहा है, कौन सी पहल है बताइए, स्वच्छ भारत अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया कैंपेन। तो दोस्तों जो भारतीय भाषाओं की एकता से करवाएगी परिचित वो है आपकी एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये कार्यक्रम आपका चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत को बनाने वाला है। ठीक है, संकेत यानी कूट को बनाने वाला इनकोडर है, कौन सा है बताइएगा, प्रेषक, संकेत, चैनल, ग्रहणकर्ता। तो दोस्तों संकेत को बनाने वाला जो एनकोडर रहता है वो क्या होता है, प्रेषक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, प्रेषक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के पास भावनाएं, अनुभूतियां, विचार हैं और सभी अपने जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, भाषा के प्रयोग द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। इस स्थिति में भाषा का कौन सा प्रकार संलग्न है। ऑप्शन ए दिया, अभिव्यक्ति, अंतःक्रियात्मक, सूचनात्मक या संरक्षण। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि अभिव्यक्त, अनुभूतियों, विचार, भावना, इन सबको क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए अभिव्यक्ति ही है। तो ये कौन सा भाषा का प्रकार हो जाएगा, अभिव्यक्ति। लोग अपनी अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करना चाह रहे हैं तो अभिव्यक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी भाषा उच्चारण सिखाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। ठीक है, नहीं पे फोकस करेंगे, भाषा उच्चारण सिखाने के लिए नहीं की जा सकती है। गीत गाना, स्वस्वर पाठन, सस्वर पाठन, कविता पाठ या कहानी लिखना। देखिए भाषा
भाषा उच्चारण के लिए गीत गवा सकते हैं, बच्चों से स्वर पाठन करा सकते हैं, किसी भी अनुच्छेद का, कविता का, कहानी का कविता पाठ भी कराएंगे ही, लेकिन कहानी लिखना, इससे लेखन जो उसकी क्षमता है वो विकसित होगी, तो यही आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब शिशु व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तान स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे कि बा, ना, यह किसका उदाहरण है? ठीक है, बच्चा जब क्या होता है 10 महीने तक का होता है तो क्या बोलता है? बा, ना, ये सब बोलता है, तो ये बताइए किसके अंतर आएगा? कूजन, रोना, बबलाना, गति। कुइंग जो तो कू करते कूजिंग, वो नहीं, रोना रोते हैं बच्चे नहीं, तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है? बबलाना। ठीक है, ब ना जैसी ध्वनियां निकालते हैं, तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? बबलाना का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भाषा अधिगम सामान्यतः उद्दीपन प्रक्रिया संबंध का विषय है जिसे प्रतिरूप अभ्यास, अनुकरण और कंठस्थीकरण द्वारा अर्जित किया जाता है। यह कथन किससे संबंधित है? ठीक है, उद्दीपन प्रक्रिया का संबंध का विषय है भाषा आपका, और किसी अभ्यास, अनुकरण और कंठस्थीकरण द्वारा अर्जित किया जा सकता है, तो ये किससे संबंधित है? व्यवहारवादी सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, प्रकृतिवादी सिद्धांत से, या फिर रचनात्मक सिद्धांत से? दोस्तों ये किस पे उद्दीपन अनुक्रिया की बात कर रहा है? ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जगह, व्यवहारवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पठन कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, पठन कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या है? स्वसर पठन, बारीकी से पठन, निष्कर्ष निकालने के लिए पठन, या फिर संक्षिप्त रूप का पठन। देखिए दोस्तों, पठन कौशल के लिए स्वसर पठन भी कराया जाता है, बारीकी से पठन भी सही है, निष्कर्ष निकालने के लिए भी पठन किया जाएगा, लेकिन संक्षिप्त रूप का प्रयोग ये आपका सही ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के मेरे 30 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारा इसी तरह साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।